जय गुरु जी की बहुत कृपा है कि उन्होंने हमारे को अपनी शरण में रखा हुआ है और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। ये बस उन्हीं की कृपा है, उनकी रहमत है। और बस हमें मतलब हम इतने पापी हैं, हम इतने बुरे कर्म करते हैं, पर वो हमारे पे कृपा बख्शते हैं। मैं जब गुरु जी की शरण में आया, जो हमें पता लगा, तो 98 की बात है। मुझे 24 साल का था और मुझे कैंसर हुआ था उस टाइम पे। 3 महीने की मेरी कीमोथेरेपी हो गई थी और मेरी मम्मी डॉक्टर है। और जब पहली बार गुरुजी के यहाँ आए तो मुझे जैसे भगवान से विश्वास उठा हुआ था कि बस भगवान है ही नहीं, इतनी मुसीबत, मेरी लाइफ इतनी खराब थी उस टाइम पे। और मैं जब आया भी तो मैंने ये मतलब पेरेंट्स ने जब बोला चलने के लिए, मैंने ये नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या है। बस उन्होंने कहा कि चल पड़ो। मैं चल पड़ा क्योंकि मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी लाइफ में। और जब गुरुजी के यहाँ पहुंचे तो मेरे को कीमोथेरेपी के उस टाइम पे बहुत साइड इफेक्ट्स थे, बुखार उखार आना, कुछ खा नहीं पाना, नौसिया, सब कुछ था। तो अच्छा नहीं लगता था कभी भी पूरे दिन में। और वहां पे आए तो एक कहीं ना कहीं एक शांति मिली, जो कि मैंने बहुत बाद में जाके रियलाइज किया। लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, लगा कि हाँ शांत जगह है तो वैसे ही फील हो रहा होगा। और जैसे सेवादारों ने वहां पे गाइड किया तो पापा ने गुरुजी को बताया कि बेटे को ऐसे कैंसर है। ऑल्दो जरूरत नहीं थी, बट जो जैसे बताया गया, हमारे को गाइड किया गया। और गुरुजी ने बड़ी सरलता से बोला, कल्याण कितना। वो दिन है, आज का दिन है, कि जिंदगी ने ऐसा रुख बदला कि कभी हम सोच नहीं सकते। कभी सोचा नहीं था उस टाइम पे बिल्कुल भी कि ऐसा हो जाएगा। उस वक्त भी विश्वास नहीं हुआ, बस लगा कि ठीक है, महापुरुष है, कोई जो भी है, उनका ब्लेस करने का तरीका होगा, बोलने का, जैसे बड़े आशीर्वाद देते हैं, तो बस वही होगा। लेकिन सबसे पहले यही हुआ कि मेरा कैंसर ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद गुरुजी ने मुझे एक और स्पेशल ब्लेसिंग दी। बोले तेरे को 2 साल यंग कर दिया। और वो सच भी है। जो मेरे को देखते हैं, जानते हैं, तो उन्होंने ये कई बार कमेंट भी किया इस तरीके से। तो ये तो बहाना था, जो बाद में हमें बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाने का। नॉर्मल जब हम ठीक होते हैं, हालात ठीक होते हैं, तो हम कभी इन सब बातों का सोचते नहीं, दुनिया के कामों में लगे रहते हैं। और भगवान या उनका रास्ता चुनना तो हमारे लिए सबसे लास्ट प्रायोरिटी होता है। तो मुझे ठीक करने के बाद में सबसे पहले गुरुजी ने ये बोला कि मैं मेरे मदर को बोला, तेरी डॉक्टरी फेल कर दी। विच इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि मेरे जो कीमोथेरेपी से पहले जो मेरी बायोप्सी हुई थी, तो उसके स्लाइड्स जब एम्स में टेस्ट हुए थे और इवन यूएस भेजे गए थे। सो दे सेड कि भाई देयर इज नो होप, कोई उम्मीद नहीं है इसमें, और आप इसको भूल जाओ। लेकिन गुरुजी की कृपा है, वो 98 है, अब 2022 चल रहा है, सब बिल्कुल ठीक रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। तो आते रहे, लेकिन अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि मुझे विश्वास हो गया था। धीरे धीरे करके जब देखा, कभी कभार सत्संग सुनते थे, तब तो इतने सत्संग भी नहीं होते थे, थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लग गया कि कुछ ना कुछ शक्ति है इनमें। बहुत बाद में जाके समझ में आया कि कितनी इनकी शक्ति है। जब हमने मंदिर में देखा, बड़े मंदिर में गुरुजी कैसे मौसम बदल देते थे। फंक्शन है, सुबह से बारिश हो रही है गुरुजी के जन्म पे, आप में से भी बहुत संगत ने देखा होगा, और शाम को अचानक से 4:30-5 बजे एकदम से बारिश रुक जाएगी और आधे घंटे में सब सूख जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर ऐसा हुआ हो सारा दिन अगर बारिश हुई। तो तब कनेक्ट करने में टाइम लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब बातें समझ में आने लगी। फिर आपने ये तो सुना ही कैसे गुरुजी ने मेरी शादी कराई और हमें बच्चे दिए। जब बच्चों को मम्मी पापा पहली बार लाए बड़े अंपायर एस्टेट गुरुजी के आगे माथा टिकाने, तो गुरुजी ने संगत को बताया, कहते हैं कभी देखा कैंसर वाले नु बच्चा होते हुए, इत्थे 2-2 दिते ए शिव दे बच्चे हैं। और गुरुजी जैसा हमेशा कहते थे, आप लोगों को शायद पता भी होगा कि गुरुजी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने के लिए कहते थे, और कहते थे कि तुम थ्योरी वहां पढ़ो, मैं इधर प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। वही गुरुजी ने हमारे केस में भी दिखाया। बच्चों को एक के माथे पे, एक के हाथ पे
ओम का और त्रिशूल का निशान बना हुआ था, जो गुरुजी ने बोला था कि ये शिव दे बच्चे। और गुरुजी ने ये अक्सर कहा हुआ है कि जो बच्चे मैं देता हूं वो सोल्स में चुन के लाता हूं अपने टाइम से। तो ये हुआ हमारे शादी और बच्चों का। और मेरे पापा को भी बहुत ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। पापा को कई बार नई लाइफ दी। जब पापा को एक टाइम पे बहुत चेस्ट पेन होता था, तो गुरुजी की आज्ञा से उन्होंने एंजियोग्राफी कराई एम्स में। और वहां पे वो नॉर्मल चलते हुए गए थे सुबह को। हम लोग सब वहीं बैठे थे बाहर, पापा और मम्मी अंदर गए थे। और थोड़ी देर में देखा तो पापा को स्ट्रेचर पे बाहर ला रहे थे। तो पूछा तो पता लगा कि उनको एक साइलेंट अटैक आ चुका था, पता नहीं लगा था। एंड डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। ऑल्दो अदरवाइज ही वाज लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ, लेकिन वो बताते नहीं थे कि उनको इतना ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है। और डॉक्टर कहते हैं कि उनकी 99% ब्लॉकेज है और उनको कभी भी दूसरा अटैक आ सकता है। ये सुबह 10 बजे की बात है। दोपहर को 12 बजे के अराउंड उनको दूसरा अटैक आ गया। वहीं हम लोग सामने खड़े थे और हम देख रहे थे कि डॉक्टर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बट गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी का फोटो हाथ में लेके, छोटा स्वरूप था, वो हाथ में लेके बस हम गुरुजी का नाम जप रहे थे, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। वो टाइम निकला, रात हुई। रात को डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में उनको ऑपरेट किया। सुबह को जब ऑपरेशन खत्म हुआ, कुछ घंटों में उनको दोबारा से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, दोबारा ऑपरेट किया उनको। नॉर्मली लोग बाईपास सर्जरी में बहुत जल्दी रिकवर करके चले जाते हैं, हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है उनकी, लेकिन पापा 3 हफ्ते से ज्यादा रहे। लेकिन वो बहुत ही बुरा और बहुत ही मुश्किल समय था, जो हमें काफी बाद में समझ में आया। बस गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी ने उनको बचाया। न सिर्फ बचाया, उनको इतना ठीक और सेहतमंद कर दिया कि आप लोगों में से जिन्होंने देखा होगा पापा को मंदिर में जब तक खुला हुआ था नॉर्मली, तो लगता नहीं है कि वो इतने 2 अटैक के बाद में और इतने उसके बाद में ही वुड हैव सर्वाइव। पर वो बिल्कुल हेल एंड हार्टी, बिल्कुल फिट एंड फाइन, हर जगह सत्संग में जाना, मंदिर में सेवा, जो भी जैसे होता है। इट इज ओनली गुरुजी's ब्लेसिंग। सिर्फ गुरुजी की कृपा है और कोई इसमें शक्ति नहीं है। और जैसे गुरुजी बताते भी थे, संगत को बोला करते थे कि भगवान की एक लिमिट होती है, लेकिन गुरु की लिमिट नहीं है। गुरु हमारा लेखा चेंज कर सकता है, जो उन्होंने किया है, जो गुरुजी ने किया है। सतगुरु है, जो वो बोलते हैं, उनके वचन सत्य वचन है, जिसको सृष्टि भी टाल नहीं सकती। यहां तक कि हमारा जो लिखा हुआ होता है वो कैसे गुरुजी ने चेंज किया कि मेरे वाइफ के फादर, मेरी आंटी के फादर जो है वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो उन्होंने जब हमारा पता लगा ऐसे शादी का घर में, तो वो खुश नहीं थे कि भाई इनके स्टार्स बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। और जो 1-2 पंडितों को भी दिखाया, उन्होंने रेफर किया, तो ये था कि भाई इनके गुण बिल्कुल नहीं मिलते हैं और बहुत मुश्किल होगी। और जो सही भी था कि शादी के बाद हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इवन आपस में एडजस्ट करने में और इसमें। पर गुरुजी ने वो वक्त हमारा कटवाया और ऐसी बॉन्डिंग उसके बाद बना ली। वो सारा ऐसा हमारा वो लिखा चेंज किया कि हमारी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बना दी गुरुजी ने, और बिल्कुल ही एक अलग वो कर दिया। मैं ऐसे ही इसी का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग्स किस तरीके से होती हैं और किस लेवल पे होती हैं। जब काफी पुरानी बात है, जब मंडे को बहुत ज्यादा संगत नहीं आती थी मंदिर में, बड़े मंदिर में, तो हम लोग गए थे एक दिन ऐसे ही, और हार्डली शायद 4 हम लोग थे, मम्मी पापा, मैं और मेरी आंटी, और 2-4 संगत कुछ पीछे किचन की तरफ को बैठे हुए थे। तो हम थोड़ी देर बैठ गए और जैसे रैंडमली बस मेन हॉल में 3-4 लोग बैठ गए और गुरुजी का ध्यान करने लगे। तो मैंने एकदम से देखा कि आंखें बंद थी, और मैंने देखा कि मेरे को और मेरी आंटी को गुरुजी ने उठाया और अपने पास बुलाया। आगे की तरफ जो मेन, ये अभी आप जो सामने देख रहे हैं, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, मेन जो कैविटी सी बनी है, वहीं पे ही लेफ्ट साइड पे गुरुजी सफेद चोले में खड़े हुए थे।
और हाथ उन्होंने ऊपर उठा रखा था ब्लेसिंग करने के लिए, और हम दोनों को अपने आगे बिठाया। उनके हाथ में से गोल्डन रेज निकली जो हम दोनों पर पड़ी। ये मैंने देखा जब हम लोग ध्यान कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद में हम लोग उठ के पीछे की तरफ चले गए, और वहां पे जैसे बाकी संगत के साथ अपने सत्संग शेयर कर रहे थे, तो मेरी आंटी ने अपना सत्संग शेयर करना शुरू किया, और एग्जैक्टली जो चीज मैंने अभी देखी थी वो उसने बतानी शुरू की। मतलब हम दोनों ने सेम चीज सेम टाइम पे उस लेवल पे, गुरुजी के लेवल पे एक्सपीरियंस करी, जो कि प्रूफ है कि ये हमारी सोच नहीं थी। इट वॉज एक्चुअली गुरुजी ब्लेसिंग अस। वो गुरुजी ने एक्चुअली किया था कि गुरुजी सारे डाउट्स रिमूव कर देते हैं कि हमारे को कोई डाउट ना रहे कि एक्चुअली उन्होंने हमारे को ब्लेस किया था। हर जगह, हर फील्ड में गुरुजी की ब्लेसिंग रही है। और इवन ऑफिस में कभी प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो सिर्फ हमने नहीं, क्योंकि हम गुरुजी पे विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं कि आपको विश्वास होता है तो अपने आप चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। यहाँ गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग करते हैं, ऐसे आपके साथ लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली उसकी वजह से विश्वास होता है, जैसे कि मेरे खुद का भी केस। ऐसे ही एक बार की बात है कि गुरुजी ने जब मेरे को भी बहुत एक गंदे एक्सीडेंट से बचाया। मैं वाइफ को लेने जा रहा था, शाम का टाइम था, आरकेपुरम की बात है, और वहां पे वेस्ट एंड साइड पे बहुत ऑफिसेज हैं, और दैट्स अ वेरी, बहुत ही ट्रैफिक रहता है वहां पे, स्पेशली शाम को 5:30-6 बजे के टाइम पे। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे टू व्हीलर के आगे, वैसे तो रोड साफ थी बिल्कुल, बट क्या आ गया, एंड सडनली मैंने देखा कि मैं अपने टू व्हीलर के स्कूटर के ऊपर से उड़ के और आगे सड़क पे जाके गिरा, सर के बल, बिल्कुल जैसे रॉकेट जाता है, और ऐसे उड़ के मैं गिरा, और मेरा स्कूटर भी स्लिप कर गया, लुढ़क गया, एंड आई स्टार्टेड, मैं एकदम डिवाइडर के साथ साथ बिल्कुल घिसटने लगा। मेरा राइट साइड फेस का जो था वो पूरा जमीन पे, और राइट शोल्डर, मैक्सिमम लोड यहाँ पे आके पड़ा, और मैं काफी देर तक ऐसे रिड़ता रहा। और अगर थोड़ा सा मैं राइट जाता, बिल्कुल मैं वाज जस्ट, मेरे ख्याल से आधे फुट 1 फुट की दूरी पे था डिवाइडर से, अगर मैं जरा सा और राइट जाता तो डिवाइडर को बहुत जोर से हिट करता, और एज इट इज मैं जाके जमीन पे इतनी जोर से ऊंचाई से गिरा था। मैं जब चला था, मेरे साथ में इतनी सारी ट्रैफिक थी, लेकिन उस टाइम पे जब मैं उठा, पूरी रोड खाली थी। इट वॉज इम्पॉसिबल कि सारी रोड खाली हो जाए, वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई गाड़ी नहीं, जो कि शाम के वहां पे हो ही नहीं सकता। खैर मैं उठ के साइड पे आया, कुछ वहां पे बस स्टॉप था, तो कुछ लोगों ने मेरा स्कूटर उठा के साइड में किया, और जब अगले दिन चेक करवाया तो पता लगा कि मेरे को कॉलर बोन का फ्रैक्चर था, और मेरे को पट्टी वट्टी, उसमें प्रॉपर प्लास्टर तो नहीं होता, लेकिन पट्टी वट्टी उन्होंने पूरी लगा दी थी अपर टॉर्सो में, और डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते का टाइम दिया था कि 3 हफ्ते बाद रिव्यू के लिए आना है। उस टाइम पे मेरी मदर गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर कर रही थी, और 1 हफ्ते बाद एग्जैक्टली इस इंसिडेंट के हमारे को शिफ्ट करना था, मकान छोड़ना था, सरकारी मकान में हम लोग रहते थे। और वो शिफ्टिंग के टाइम पे, जो 1 हफ्ते बाद थी इस एक्सीडेंट के, मैंने नॉर्मल जैसे, मतलब घर में थोड़ा बहुत सामान सेट करना था, वो करना था, वो सब किया, इंक्लूडिंग हैवी आइटम्स, बेड हो गया या अलमारी, जो कुछ भी, और मैं आराम से कर पा रहा था, जबकि 1 हफ्ता पहले मेरे को कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ था। 1 हफ्ते के अंदर गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया था, मेरे को कोई वो नहीं था। और मेरे ही एक कलीग हैं जिनको अभी करीब 1.5 महीना पहले ही उनका भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गया था और उसको भी कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ। उसको 6 हफ्ते हो चुके हैं, उसका अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी क्या करते हैं, कितनी ब्लेसिंग करते हैं, बिना हमारे को जताए, बिना हमारे को बताए। हम लोग कभी पता लगता है, कई बार नहीं पता लगता, कभी हम रियलाइज करते हैं, कभी नहीं करते। मैं थोड़ा आगे जंप करूंगा। ऐसे ही 2018 की बात है, हम लोग एक बार बड़े मंदिर से रात को निकले थे, तो मम्मी पापा को गुड़गांव छोड़ के हम अपने दिल्ली में घर की तरफ आ रहे थे, एमजी रोड से, और अंपायर एस्टेट से जस्ट पहले मेट्रो का डिपो है, वहां से एकदम से एक बहुत बड़ा सा कंटेनर ट्रक निकला, और मैं बिल्कुल राइट लेन में चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल लूज कर गया, और गाड़ी मेरी डिवाइडर को हिट की, और डिवाइडर को हिट करते करते पूरा 100-150 मीटर चली, एंड
90 डिग्री एंगल पे रुक गई टू ऑन कमिंग व्हीकल्स। गाड़ी को काफी डैमेज हुआ, राइट साइड से जैसे पूरा, राइट फ्रंट से पूरा, जैसे किसी ने एक केक में जैसे पीस चॉप करते हैं बिल्कुल वैसे चॉप कर दिया हो, पूरा काफी डैमेज हो गया। लेकिन हम दोनों बिल्कुल आराम से बच गए, हमारे को ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पे ही कुछ साथ में उधर लोकल घिटोरनी के लड़के वड़के थे, यंग से, एक गाड़ी में जा रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, हमारे को हेल्प किया, गाड़ी धक्का दे के साइड करी एंड ऑल। और इतने में मम्मी का फोन आ गया इसके कोई 10-15 मिनट के बाद, और उनको ये हो रहा था कि भाई चिंता हो रही थी कि हम पहुंच गए कि नहीं। तो हमने बताया नहीं उनको कि भाई कुछ कर तो पाएंगे नहीं, तो हमने बोल दिया कि हाँ बस हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंच गए और थोड़ी देर में और घर पहुंच जाएंगे। अगले दिन मम्मी पापा को हमारे घर आए और हमें आगे किसी सत्संग में जाना था। तब मदर ने बताया, मम्मी ने बताया, कहते हैं रात को तुमसे फोन पे बात करने के बाद मैंने जागती हुई खुली हुई आंखों से देखा कि तुम्हारी गाड़ी एक बड़े से बस या ट्रक को, मैं ये तो नहीं देख पाई, लेकिन एक बड़े से व्हीकल को जाके उसने हिट किया हेड ऑन, एंड पूरी गाड़ी खत्म हो गई, एंड बोथ ऑफ यू ऑल्सो उसमें नहीं, कुछ भी नहीं बचे। और गुरुजी ने ये सिर्फ इसलिए दिखाया कि हमें पता लगे कि हमारे को कितनी ब्लेसिंग मिली, और हम लोगों को एक खरोंच तक नहीं आई थी दोनों को। गुरुजी ने ऐसा हमारे को बचाया था। कोई वर्ड्स नहीं है कि हम उनका धन्यवाद कर सकें, हम उनका शुक्र कर सकें कि हमें कितनी, सिर्फ हमें नहीं, हमारे जैसे और बहुत सारी, इतनी सारी संगतें, सबको गुरुजी बहुत डेलिकेटली, बहुत नाजों से पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, और पता नहीं कितना कुछ दे रहे हैं। पापा का हुआ था, पापा को फ्राइडे का ही दिन था एक, और पापा सेवा कर रहे थे मंदिर में, और उस टाइम पे पापा को एकदम से स्ट्रोक हो गया। उनका लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज हो गया, और एकदम से उन्होंने आसपास संगत को थोड़ा बताया, जितना बोल सक रहे थे इशारे से, और मम्मी भी आ गई वहां पे। एंड कुछ संगत में कोई एक डॉक्टर थे जिनके पास मेडिसिन थी जो इसकी देने में इमीडिएटली दी जाती है कि जिससे इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाए। वो आप देखिए गुरुजी, अगर संगत जी, अगर ये कहीं और हुआ होता, कहीं बाहर हुआ होता, तो कहीं डॉक्टर तक पहुंचने में ही पता नहीं कितना टाइम लग जाता। मम्मी गाड़ी नहीं चलाती, पापा गाड़ी नहीं चलाते अब, तो कहीं टैक्सी करने में या कुछ करने में, लेकिन गुरुजी ने मंदिर में उनका करवा के उनको इतनी सरलता से बचा लिया और कष्ट कटा लिया कि जिसका कोई वो नहीं। तो तुरंत बहुत सारी संगत इकट्ठा हो गई, और उन्होंने उनको लेके अपनी गाड़ी में ही, क्योंकि ये था कि भाई एम्बुलेंस आने में टाइम लग जाएगा, अपनी गाड़ी में ही तुरंत वो लेके चल पड़े। नॉर्मली हम लोग भी फ्राइडे को ही जाते थे उस टाइम पे, लेकिन उस दिन नहीं जा पाए थे, तो निकल के हमारे को भी फोन आ गया, और हम लोग भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए उनके साथ में। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो 3-4 लोगों ने पकड़ के पापा को गाड़ी से निकाला, क्योंकि वो खुद न बोल पा रहे थे, न चल पा रहे थे, नहीं खड़े हो पा रहे थे। इमरजेंसी में उनको एडमिट किया, उनका सीटी स्कैन, एमआरआई हुआ, और डॉक्टर्स ने बताया कि कहीं क्लॉट तो है लेकिन मोशन में है और अभी पूरी तरह से ट्रैक नहीं हो पा रहा है। ये बात है, और इसके कोई 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद की बात मैं बताता हूँ सीधा। अब कोई इसमें इलाज और तो कुछ था नहीं, जो बेसिक दवाइयां देनी थी वो उन्होंने वहीं मंदिर में ही संगत के डॉक्टर्स ने दे दी थी। और 1.5 घंटे बाद में डॉक्टर्स पापा को बोल रहे थे कि आप बात ना करें, आपको चुप करके रेस्ट करना है, क्योंकि पापा अपने साथ वाले बेड पे जो पेशेंट थे आईसीयू में, उनके साथ सत्संग कर रहे थे। 1.5 घंटे में उनकी ऑलमोस्ट 80% रिकवरी हो गई थी। जब वो गाड़ी से उतरे थे तो अपना हाथ उठा नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, उनका फेस टेढ़ा हो गया था, बोल नहीं पा रहे थे कुछ भी क्लियरली, और 1.5 घंटे के अंदर ही स्टार्टेड स्पीकिंग, इतना कि वो सत्संग कर रहे थे अपने साथ वाले पेशेंट के साथ में। और अनदर 1 घंटे में, मेरे ख्याल से 2.5-3 घंटे में टोटल उनकी ऑलमोस्ट 95% रिकवरी हो गई। टू दी एक्सटेंट के एक डॉक्टर ने हमारे को साइड बुला के बोला कि अब हम इनको आईसीसीयू में एडमिट कर देंगे, लेकिन इनको जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो हाउ प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेहतर ये होगा कि आप इनको घर ले जा सकते हैं, अब इनको मेडिकल सपोर्ट की और उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट है, आप एक बार एम्स चले जाओ और वहां पे इनका एक सेकेंड ओपिनियन ले लो।
आप ये सोचिए संजय जी, कौन से डॉक्टर ऐसे करते हैं और किसकी स्ट्रोक से रिकवरी ऐसे होती है कि 2 घंटे में उनकी रिकवरी हो जाए। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे को एक एम्बुलेंस अरेंज करते हैं। कहते हैं इनको एम्बुलेंस की भी जरूरत नहीं है, आप इनको अपनी गाड़ी में ले जा सकते हैं। और जो 3 घंटे पहले पापा को हम लोग उठा के लाए थे स्ट्रेचर पे, मतलब उठा के हमने स्ट्रेचर पे लिटा के उनको अंदर लाए थे, वो जिद करके वहां से वॉकिंग खुद गाड़ी तक गए हैं और हम उनको एम्स लेके गए। एम्स में किसी तरह उनको एडमिट कराया, चेकअप के लिए उनको 2 दिन उन्होंने रखा। संडे का दिन आया, संडे को डॉक्टर्स कहते हैं कुछ नहीं है जरूरत, और मंडे मॉर्निंग ही वॉज डिस्चार्ज। गुरुजी की कृपा है। और मंडे तक उनका ये था कि उनको सिर्फ एक उंगली में थोड़ी सी नॉर्मल मूवमेंट नहीं थी, अदरवाइज ही हैड कंप्लीटली, वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए थे। मंडे का दिन था और उसके अगले 4 दिन बाद फ्राइडे को उनको छोटे ब्रदर के साथ में बाहर जाना था, हरिद्वार ऋषिकेश। तो सबको लगा कि भाई जाना ठीक नहीं रहेगा एंड कैंसिल करते हैं प्रोग्राम। लेकिन वही था कि दादा दादी, जैसे नाना नानी दादा दादी होते हैं कि उनका थोड़ा बच्चों के लिए, पोते पोतियों के लिए और उनके लिए ज्यादा दिल होता है। तो उनको लगा कि भाई छोटे बेटे की डॉटर जो है उसको ज्यादा फील होगा, तो कहते हैं कोई नहीं हम चलेंगे। और ये लोग 4 दिन के बाद में ऋषिकेश गए हैं गाड़ी से। ऋषिकेश में किसी संगत के लिए, किसी के लिए इनको गंगा जल लेना था। तो छोटा ब्रदर जो है वो गंगा जी में उतरा और 1-2 स्टेप उसने लिए, जैसे कि भाई थोड़ा अंदर की तरफ से लेते हैं तो थोड़ा साफ पानी मिलेगा। अचानक से उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो पानी के अंदर चला गया। गंगा जी में जहां बहाव इतना ज्यादा होता है और नदी में इट्स नॉट इजी। और वापस आया, ऊपर नीचे कई बार हुआ। और मम्मी पापा और उसकी आंटी और डॉटर सब वहां देख रहे थे और कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। कोई था नहीं कि कोई किसी को बुला सके या कुछ कर सके, किसी को नहीं समझ में आ रहा था। और कुछ आधे पौने मिनट तक ऐसे ही चला। उसके बाद में अचानक से वो एकदम ऊपर आ गया और खड़ा हो गया बिल्कुल, एंड ही जस्ट वॉकड आउट, मतलब बिल्कुल जैसे वॉक करके बाहर आ गया। और फिर उसने बताया, कहते हैं कि जब मैं ऐसे 6-7 बार अंदर चला गया था और धीरे धीरे नीचे जा रहा था, इसको स्विमिंग नहीं आती है, तो कहते हैं कि मेरे को एकदम से बस गुरुजी का ख्याल आया और मन में सिर्फ मैंने जय गुरुजी बोला। जैसे ही मैंने जय गुरुजी बोला, मेरे पैरों के नीचे पता नहीं कैसे एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया और मैं उस पर खड़ा हो गया और उठ के और बिल्कुल चल के जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था कहीं, और वही वो वापस आ गया। तो गुरुजी ने तो हमारे को, पूरे परिवार को, परिवार भी उन्होंने दिया है और परिवार को जिंदगी भी उन्होंने दी है। हर चीज में, ऑफिस के फ्रंट पे, हेल्थ के फ्रंट पे, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरफ से सिर्फ गुरुजी की कृपा है। हर चीज में उनको तो कुछ न कहने की जरूरत है, न बताने की जरूरत है। हमारी मुश्किल आती है उससे पहले वो हल कर देते हैं। मैं एक लास्ट बहुत छोटा सा सत्संग शेयर करूंगा। पुराने टाइम पे जाऊंगा, बहुत पहले के टाइम पे, जब हमारी जस्ट शादी के कुछ टाइम के बाद की बात है। और हम लोग एक घर में रहते थे, छोटा सा घर, काफी 1 रूम हाउस था। तो उस टाइम पे मेरी वाइफ जल्दी निकलती थी, मैं उसके नॉर्मली आधे घंटे बाद निकलता था। तो वाइफ जैसे चली गई थी ऑफिस के लिए और मैं बाथरूम में कपड़े टांगे कि भाई नहाने जाना था मेरे को, और मैं कुछ करने के लिए बाहर निकला। सॉरी, मैं इससे थोड़ा सा उससे पहले रात का सुनाता हूँ। एक रात को मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने देखा कि मैं बैठा हूं और वाइफ बैठी है और बीच में गुरुजी प्रकट होते हैं। और मुझे थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं हुआ, सपने में भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि गुरुजी को कुछ बोल सके। तो बस मैं तो चुप था। तो वाइफ ने, मतलब मैं देखता हूँ कि वाइफ ने, आंटी ने कुछ बात करने की कोशिश करी गुरुजी से, पर गुरुजी ने कुछ ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो मेरी तरफ मुड़े और मेरे सर पे हाथ रखा और अंतर्ध्यान हो गए। तो बहुत अच्छा लगा। सुबह को जब मैंने आंटी को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी के दर्शन हुए, और बहुत खुशी हुई। ठीक है, हमें तो समझ नहीं आता, हम तो अपने तरीके से ही देखते हैं। और सुबह को जैसे वाइफ आंटी अपने ऑफिस के लिए निकल गई और मैं जैसे बाथरूम में कपड़े रख के वापस बाहर निकला, तो कुछ देर बाद मैंने देखा कि बाथरूम में कुछ लाइट फ्लिकर कर रही है। मैं अपनी तरफ से लाइट ऑफ करके आया था, तो आई वाज सरप्राइज। और लाइट ऐसे नॉर्मली फ्लिकर करती नहीं है वहां पे।
तो मैं जैसे ही अंदर गया बाथरूम में तो देखा मैंने कि आग लगी हुई है। हुआ ये था कि मैं जैसे मैंने लाइट ऑफ की थी तो लाइट ऑफ नहीं हुई थी एक्चुअली। हीटिंग रॉड एक ऐसी टंगी हुई थी जस्ट ऑल्दो नॉट कनेक्टेड, पर वो ऊपर टंगी हुई थी और वो ऑन हो गई थी। तो उसके साथ जो कपड़े वपड़े थे मेरे वो उनमें आग लग गई थी और वो जले थे। तो मैंने खैर जल्दी से उनको मेरे तीन चार कपड़े जल गए, वो मैंने उठा के जल्दी से नीचे फेंके वहीं बाथरूम में और हीटिंग रॉड बंद की। एंड गुरुजी की कृपा से कोई और परेशानी नहीं हुई, बस थोड़ा बहुत वहां काला हो गया था, कुछ मेरे 3 कपड़े जल गए, लेकिन और कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहां बिजली की वायर्स भी थी और आग बढ़ भी सकती थी। पर उस वक्त समझ में आया कि गुरुजी ने जो ब्लेस किया था वो हमारी कोई बहुत बड़ा कष्ट था, जिसको गुरुजी ने बहुत थोड़े में करके 3 कपड़े जला के उतने में उसको खत्म करके निकाल दिया था। हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। तो बस गुरुजी की कृपा है और यही गुरुजी से अरदास है कि हम सबको अपनी शरण में रखें, आगे भी बना के रखें। एंड एक मिनट, अभी आंटी भी थोड़ा शेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि बताया मैंने कि गुरुजी के ब्लेस करने के बहुत बहुत तरीके थे। गुरुजी कभी ड्रीम्स में आके ब्लेस करते थे, कभी बोल के, कभी किसी संगत के थ्रू, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता था। मैं ऐसे ही एक सत्संग अपना शेयर करूंगी। मैं एक दिन दोपहर के टाइम मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उस दिन ऑफिस नहीं गई और मैं सो रही थी। तो दोपहर के टाइम मुझे गुरुजी के दर्शन हुए सपने में और मैंने देखा कि गुरुजी की और मेरी शादी हो गई है। और मैं गुरुजी के साथ गुरुजी के गांव में डुगरी में हूँ और जो गुरुजी का वहां पे अब तो मंदिर है, वो घर है और हम वहां है। मतलब मैं खुले उसमें चारपाई जैसे होती है वहां बैठी हूँ और गुरुजी चक्कर लगा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं गुरुजी, चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी ये इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी है यहाँ, आपने मुझे यहाँ क्यों ले आए हो आप मुझे? और गुरुजी कह रहे हैं, अच्छा गर्मी है तो ले फिर। और इतनी हवाएं चलने लगी, इतनी हवाएं चलने लगी कि मतलब क्या तो एसी होगा और क्या ही पंखे होंगे, इससे ज्यादा अच्छा हो नहीं सकता था। और सपने में मैंने जो देखा, मतलब इतना इतना रिच वो कहना चाहिए टेस्ट, जैसे होता है, क्या डिजाइनर साड़ीज थी, क्या सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर वो बस नींद खुल गई। नींद खुली तो जब मैं उठी तो मैंने ये सोचा, मैंने ये देखा क्या, ये कैसे हो गया? मतलब आप हम जैसे ह्यूमंस हैं, ये बातें हम लोग नहीं सोचते हैं। और गुरुजी को तो हम किसी और लेवल पे ही हम गुरुजी को मानते हैं, पूछते हैं। ये सब बातें कनेक्ट करना, सोचना, रिलेट करना बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे अपने अंदर ही मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि ये मैंने क्या देखा है। मैंने अपने अंकल को भी उठ के मैंने ये नहीं बताया। और जस्ट सोने से पहले हमारी किसी बात पे, दोपहर को ही हमारी किसी बात पे बहस हुई थी। तो एक रीजन ये भी था कि वो बोलेंगे कि अच्छा मेरे से बहस हुई तो तूने ये सपना देख लिया, तू शादी भी तूने दूसरी कर ली और ये सब। तो पर मुझे अपने अंदर ही ना बहुत अजीब लग रहा था। मैं शाम का काम करना शुरू किया, खाना बना रही थी, पर ध्यान सारा टाइम सिर्फ वही था कि इसका क्या मतलब हुआ, ये ऐसा क्यों किया गुरुजी ने। और ऐसा नहीं है कि हमारी कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, सब सब बहुत अच्छा है, फिर क्यों ऐसा हुआ। उसी दिन शाम को हमें किसी सत्संग में जाना था, किसी आंटी के यहाँ सत्संग में जाना था। हम लोग सत्संग में गए, वहां एक और आंटी, उन्हीं की कोई और आंटी थी, उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए और उन्होंने एग्जैक्टली यही सत्संग शेयर किया। बस उनका थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि शादी होने का तरीका थोड़ा अलग था। वो गुरुजी ने उनसे बोला कि आप तुम मेरे से शादी कर लो, और समाधि के पास खड़े होके गुरुजी ने उनसे अपने गले में माला डलवाई और गुरुजी ने उनके गले में माला डाली और बोला बस अब
हमारी शादी हो गई है। तो वो बार बार आंटी बोले कि सब दर्शनों में, नहीं गुरुजी मुझे नहीं करनी है शादी, आप क्या कर रहे हो। तो फिर गुरुजी ने उन्हें सपने में समझाया कि तेरा इस जन्म का जो पति है उसके ऊपर बहुत कष्ट है, वो सारे कष्ट मुझे अपने ऊपर लेने हैं, इसलिए मैं तेरा पति बना हूं। जब आंटी ने वो सत्संग शेयर किया, ये मतलब बताया, मतलब संगत जी वहां बैठे बैठे मेरे आंसू निकल गए कि गुरुजी के कितने निराले तरीके हैं, कितने कितने तरीके हैं गुरुजी के ब्लेस करने के, न सिर्फ हमें, हमारे परिवार को, हमारे से जुड़े जितने लोग हैं सबको, हमें पता भी नहीं है कितनों को ब्लेस किया गुरुजी ने हमारे साथ। सिर्फ एक, जैसे बोलते हैं ना कि घर का एक भी कोई आया तो उसके साथ सब ब्लेस हो गए। ऐसे ही मैं अपने बेटे का एक बताऊंगी। वो जब बहुत छोटा था, शायद नर्सरी में ही था, तो वो कुछ वर्ड्स थे, स्पेसिफिकली कुछ अक्षर थे जो वो ठीक से बोल नहीं पाता था। तो अब वो बच्चे छोटे होते हैं, आसपास जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो भी फिर मजाक बनाते हैं, अरे ये बोल नहीं सकता, अरे ये नहीं हो सकता। और हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो था कि अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई या ज्यादा बड़ा हो गया तो अभी तो बच्चे छोटे हैं, उन्हें समझाना आसान है, बाद में कैसे समझाएंगे बच्चों को। तो मेरी मदर इन लॉ भी डॉक्टर है, मेरी मम्मी भी, मतलब उन्हें भी बहुत था कि ऐसा नहीं करना, मतलब डिले मत करना, तुम लोग एक बार कंसल्ट तो करो, चाहे ठीक है अगर ट्रीटमेंट अगर कुछ कराना है, कब कराना है वो बाद में सोच लेना, पर तुम करो, एक बार कंसल्ट करो। अभी आप संगत जी, ठीक है ये चल रहा था कि वो नहीं बोल पाता था, कुछ टाइम तक ये चला, लेकिन अभी हमने सिर्फ सोचा, अपने मतलब फैमिली की बात सुन के, पेरेंट्स की बात सुन के कि हाँ हमें कंसल्ट करना है। उस हफ्ते के लिए, वो मंडे था, उसी हफ्ते के लिए हमने सोचा था अच्छा चलो वीकेंड पे हम किसी से अपॉइंटमेंट लेंगे, मतलब पता कर लिया था, अपॉइंटमेंट ले लेंगे और एक बार दिखा देंगे। आप मानेंगे संगत जी, मंडे को सुबह मैंने उसे उठाया, मैं उसे तैयार कर रही थी, और वो ऐसा नहीं कि मैंने उससे वो वर्ड्स बुलवाए, वो शब्द बुलवाए, वो अपने आप ही, वो जैसे वो बातें करते हैं बच्चे, वो तैयार होते होते मुझसे बातें कर रहा है और उसने वो सारे वर्ड्स ठीक बोले, एकदम ठीक बोले। मतलब मुझे मेरे कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहा है आज, ये कैसे ठीक बोल रहा है। मैंने फिर जान के घुमा के और वैसे वैसे कुछ कुछ उसे बुलवाया। फिर मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा देखो ये क्या कर रहा है, ये कैसे बोल रहा है। मेरे अंकल ने भी उससे 2-4 बार बुलवाया। आप मानेंगे, बस सिर्फ हमने सोचा और वो गुरुजी ने उसका वो ठीक कर दिया। ये वही बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें सिर्फ 10% काटना है, उसका भी कुछ, जो इस धरती पे आया है सबके साथ कुछ ना कुछ कर्म जुड़े हुए हैं, वो काटने तो है ही हमें, उसके भी है कुछ कर्म जो गुरुजी ने सिर्फ इतने में ही कटवा दिया। उसे ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ी, ना किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर है कि वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें उसके बाद कभी इस बारे में कुछ सोचने की जरूरत पड़ी, ना ही कुछ और। गौरी, मेरी बेटी का भी मैं एक और बताऊंगी। जब वो छोटी थी, शायद 6-7 साल की होगी, तो उसका हमें एक दिन पता चला कि वो उसे ना बहुत बड़ा बड़ा, जैसे टीवी में हेडलाइंस होते हैं, वो भी नहीं देख पा रही थी, वो पढ़ नहीं पा रही थी उसे। तो हमने फिर चेक करवाया, हमें पता चला कि उसका काफी ज्यादा नंबर हो गया है। और जब डॉक्टर से फर्दर ट्रीटमेंट कराया या पूछा, तो डॉक्टर ने कहा कि नंबर तो है ही, लेकिन इसके जो आई की मसल्स हैं, आंखों की जो मसल्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा वीक है। मतलब इतनी वीक है कि एक
एक ट्रीटमेंट होता है पैचिंग करके, जिसमें एक आंख को बंद कर देते हैं और 1 हफ्ते तक आपको सिर्फ एक ही आंख से देखना है, फिर अगले हफ्ते दूसरी आंख बंद कर देंगे तो पहली आंख से देखना है। इस तरीके से ये ट्रीटमेंट होता है ताकि वो आंखों की मसल्स थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और जनरली जब ऐसा मसल्स वीक होती हैं और ऐसा होता है तो ये ट्रीटमेंट 2-3 साल चलता है। तो हमें अच्छा तो नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। मतलब वो बच्चा छोटा है और उसे इतना वो सहना पड़ेगा, उसे वो पैचिंग हमने 1 महीना नहीं 3 हफ्ते 4 हफ्ते 3-3.5 हफ्ते हमने कैसे रो धो के उसे कराया, क्योंकि वो पैचिंग मतलब एक स्टिकर होता था, वो जब भी उतारो जब भी लगाओ उसे लगता था, दर्द होता था, पर फिर भी वो उसे किसी तरह फुसला के हम उसे करते थे और वो कर लेती थी। फिर 3 हफ्ते बाद तो वो अटक ही गई कि नहीं बस मुझे नहीं करना। हमने भी नहीं ज्यादा शायद हम जोर दे पाए। उन दिनों हम जलंधर मंदिर हम साल में 1 बार जाया करते थे। हम जलंधर मंदिर गए और वहां पे जैसे नियम है, वहां पे जब संगत वहां माथा टेकती है तो सेवादार स्टील के ग्लास में जल प्रसाद सबको देते हैं, थोड़ी देर में चाय प्रसाद आता है। और वो तो हम लोग जब भी जाते थे जलंधर मंदिर हम सुबह ही जाते थे और अगले दिन सुबह हम वापस आ जाते थे, हम रुकते नहीं थे। तो अब बच्चा छोटा था, बच्चे छोटे थे उस वक्त, तो गए वो सुबह सुबह उठे हुए, तो जब तक हम मंदिर पहुंचे वो मेरे अंकल की गोद में ही बैठे बैठे सो गई और वो उठ भी नहीं रही थी, वो इतनी गहरी नींद में सो गई थी। तो जब सेवादार अंकल वहां पे वो जल प्रसाद लेके आए, मेरा मन था कि वो भी जल प्रसाद पी ले, पर वो उठी नहीं। तो गुरुजी जैसे वहां बैठ के हम लोग ध्यान कर रहे थे, ध्यान में मुझे गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी ने जो जल प्रसाद का ग्लास गौरी के लिए मेरी बेटी के लिए आया था, उस ग्लास में से अपनी उंगलियों में पानी लेके उसकी आंखों पे गुरुजी ने जल छिड़क दिया। तो मुझे थोड़ा वो लगा, फिर बात वहीं आ जाती है ना कि कहीं ये इमेजिनेशन तो नहीं है, कहीं ये क्योंकि मैं ये चाहती हूँ इसीलिए तो ये मैंने नहीं देखा, पता नहीं, समझ नहीं आया। खैर हम वहां से अगले दिन आ गए। फिर उसका कुछ और 1-1.5 महीना निकला, मतलब धीरे धीरे करके जैसे अब गौरी का हमने वो पैच वैच लगाना सब बंद कर दिया था, सिर्फ जो चश्मा उसको दिया हुआ था वो पहनती थी। वो भी उसने धीरे धीरे करके रोज बहाना बनाया, मेरे को नहीं पहनना, मेरे को इसमें से ठीक नहीं दिखता है। उसे समझाना नहीं आ रहा था कि उसे चश्मे से नहीं ठीक दिख रहा है। वो कभी बोले इसमें स्क्रैच है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, इसका ग्लास खराब। तो वो एक्चुअली गुरुजी ने मिरेकल कर दिया था उस दिन, वो चमत्कार उसी दिन हो गया था, क्योंकि उसे अब बिना चश्मे के भी इतना साफ और इतनी दूर का वो आराम से पढ़ पाती थी कि मतलब वो शायद एक बार को मुझे भी सोचना पड़े कि वो इतनी दूर क्या लिखा हुआ, कहाँ तक वो हेडलाइंस, मोटी मोटी हेडलाइंस टीवी पे बहुत कम डिस्टेंस पे भी नहीं पढ़ पाती थी, और कहाँ वो दूर एक होर्डिंग लगी थी एक दिन और उसमें सबसे नीचे वाली लाइन तक उसने आराम से पढ़ लिया। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। अपने कर्म हम सबको काटने हैं, हम सबको, लेकिन उन्हें उनका रास्ता आसान सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ हमने गलत कह दिया हो अपने सत्संग में, आप सबसे माफी चाहेंगे। संगत जी का और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय गुरु जी की।